नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी भरतपुर विश्वविद्यालय के जो बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं जिनका पंजीकरण सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में हुआ है, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक पंचरत्न एकांकी संग्रह, ये बेटा आप लोगों की पुस्तक है जिसमें आपके पाठ्यक्रम में एकांकी हैं। और ये एकांकी अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि मैं अब आप लोगों को सेकंड पेपर से शुरू कर रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में 5 एकांकीकार हैं। पहला एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिसे कि मैं समझती हूँ कि हिंदी एकांकी का जनक कहा जा सकता है। दूसरे हैं उपेंद्र नाथ अश्क, तीसरे हैं जगदीश चंद्र माथुर, चौथे हैं लक्ष्मी नारायण लाल और पांचवें हैं भुवनेश्वर। क्योंकि बेटा आपका यह जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में आपके गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी है, नाटक है एवं एकांकी है। तो मैं एकांकी से आप लोगों का पढ़ाना मैं आप लोगों को शुरू कर रही हूँ क्योंकि एकांकी सबसे पहले मैं आप लोगों को एकांकी के विषय में आप लोगों से चर्चा करूँगी कि आपको जैसे कि पता ही होगा कि एकांकी जो है वो नाटक का ही एक भेद है। क्योंकि जैसा कि मालूम है कि नाटक में एक से अधिक अंग होते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंग होता है और उस एक अंग में दृश्य भी कई हो जाते हैं। एकांकी को नाटक की मूलभूत शर्त पूरी करनी होती है, वह रंगमंच पर अभिनय के योग्य होता है। एकांकी की कुछ ऐसी निजी विशेषताएं होती हैं, एक साहित्यिक विधा के रूप में उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा बेटा कहते हैं, एकांकी एक ही नाटकीय रचना को कहते हैं। मतलब एक नाटक की रचना वो एकांकी है। एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशलता से कौतूहलता का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंच जाती है, यानी क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है, ऐसा मानना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। सेठ गोविंदास कहते हैं, एक अंकी नाटकीय रचना जिसमें एक ही विचार अथवा घटना हो तथा साहित्यिक सौंदर्य भी हो, वही एकांकी कहलाती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत बड़े सरोकार हैं। इनका मानना है कि एकांकी वह लघु नाट्य रूप है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति अभिनयात्मक शैली में की जाती है। एक घटना तो सभी मान रहे हैं, लेकिन अभिनयात्मक शैली माना है। इस प्रकार बेटा स्पष्ट है कि जो एकांकी है उसमें मुख्य रूप से एक अंक का ये नाटक होता है, वन एक्ट प्ले अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण न होकर किसी एक घटना विशेष का ही चित्रण होता है। इसमें संक्षिप्तता अनिवार्य होती है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। नाटकता का गुण इसमें आवश्यक माना गया है। देखो बेटा, जो एकांकी होती है उसमें नाट्यता का जो गुण है वो बहुत ही अनिवार्य रूप से इस गुण को माना गया है। तो अब सबसे पहली चर्चा मैं क्योंकि आप लोगों को बता रही हूँ, तो एकांकी के अंतर्गत नाटक के समान ही जो है बेटा वो 6 तत्व होते हैं। उन तत्वों की हम चर्चा करते हुए, थोड़ा सा उद्भव विकास पे चर्चा करते हुए आगे मैं आप लोगों को एकांकी के विषय में बताऊंगी। तो जो पहला तत्व है वह है कथानक या कथा वस्तु। ये आपने देखा होगा कि नाटक में भी होता है और एकांकी में भी होता है। जिस प्रकार से आपको पता है बेटा, किसी भवन के निर्माण के लिए प्लॉट की आवश्यकता होती है,
इसको हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो कथा वस्तु और कथानक होता है वो एकांकी का प्रमुख तत्व होता है। यह तक कथा भाग प्रख्यात, उत्पाद अथवा मिश्रित भी हो सकता है। इसमें धारा प्रवाह, एकता, सुगठितता होनी चाहिए। दर सबसे बड़ी बात है, दर्शक के मन में जो एक थ्रिल है, जो एक उत्सुकता है, वो बराबर होनी चाहिए। यानी नीरस और उबाऊ एकांकी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये जो थ्रिल वाली बात है, रोचकता, उत्सुकता, कौतूहलता, ये जो है एकांकी के कथानक का प्रमुख तत्व है। दूसरा तत्व है बेटा पात्र और चरित्र चित्रण, यानी अंग्रेजी में जिसको कैरेक्टर कहते हैं। क्योंकि एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, तो पात्रों में भी वैविध्य होना चाहिए। उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार होना चाहिए कि वे यथार्थ से हमें लगे। चरित्रांकन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। जो उनका आंतरिक संघर्ष है वो भी हमें दिखाई देना चाहिए। और बेटा तीसरा जो तत्व है वो है कथोपकथन। इसे हम संवाद भी कह सकते हैं। संवाद मतलब डायलॉग्स। देखो, पात्रों के संवादों के माध्यम से चरित्र का विकास होता है, कथानक का विकास होता है और एक परंपरा की बातचीत होती है। कथोपकथन पात्रानुकूल, अवसर के अनुकूल, संक्षेप, नाटकीय, उत्सुकतावर्धक, रोचकता उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कथोपकथनों से ही कथानक आगे की ओर गतिशील होता है। अब बेटा चौथा जो तत्व है जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, वह है देश, काल और वातावरण। क्योंकि एकांकी को पढ़कर हमें लग जाता है किस वातावरण की ये एकांकी है, किस युग की ये एकांकी है, किस समय की ये एकांकी है। इसमें निश्चित रूप से एकांकी में देश, काल, वातावरण का उचित चित्रण होना चाहिए। किसी देश की घटना है, किस काल की घटना है, इसका चित्रण होने से वास्तविक सी लगती है। वातावरण चित्रण से रचना में एक स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। फिर बेटा है पांचवा तत्व जो एकांकी का है, वो भाषा शैली। एकांकी की भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। वह पात्रानुकूल एवं अवसरानुकूल होनी चाहिए। भाषा में साहित्यिक सौंदर्य अवश्य होना चाहिए। व्यास शैली, समाज शैली, गुम्फन शैली, तरंग शैली, परिगणन शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ललित शैली आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग होना चाहिए। और बेटा शीर्षक भी एक तत्व है, छठा तत्व शीर्षक भी है। शीर्षक एकांकी की आत्मा है। शीर्षक में पूरी कथा स्पष्ट हो जाती है और शीर्षक एकांकी का आत्मा होता है। शीर्षक से हमें पता चल जाता है। और सातवां तत्व है बेटा उद्देश्य, यानी सरोकार का कोई ना कोई प्रयोजन होता है और प्रयोजन के बिना, उद्देश्य के बिना कोई रचना हो ही नहीं सकती। उद्देश्य स्पष्ट एवं सुनिर्धारित होना चाहिए। अन्य सभी तत्वों का औचित्य ही उद्देश्य पर निर्भर करता है। सभी एकांकीकार किसी बड़े उद्देश्य को लेकर ही आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एकांकी कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ती है। तो देखो बेटा, आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले एकांकीकार हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा राम कुमार वर्मा के विषय में आप लोगों के साथ में मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि अपने पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस एकांकी में वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद, क्योंकि डिटेल्ड एकांकी है, कुछ दिन आपको पढ़ाने में लगेंगे, मैं ये एकांकी पढ़ाऊंगी और परीक्षा में किस ढंग से आपको प्रश्न करना है इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजा रानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय की हिंदी कवित्रियों में विशेष
स्थान रखती थी। बचपन में इन्हें कुमार के नाम से पुकारा जाता था। राम कुमार वर्मा ने जो बेटा प्रारंभ से ही बहुत प्रतिभा इनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। ये सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे। पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही राम कुमार वर्मा शाला के अन्य कार्यों में भी काफ़ी सहयोग देते थे। अभिनेता बनने की राम कुमार वर्मा की बड़ी प्रबल इच्छा थी, अतः इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य भी किया। राम कुमार वर्मा सन 1922 में 10वीं कक्षा में पहुंचे। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और राम कुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे और एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का। तो निश्चित रूप से इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। राम कुमार वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक राम कुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे। माना जाता है कि इनका निधन 1990 में हो गया। तो ये तो बेटा मैंने एक सामान्य परिचय इस महान हस्ती का मैंने आप लोगों को करा था, लेकिन इनका साहित्यिक औदार्य क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि राम कुमार वर्मा बहुमुखी व्यक्तित्व के एक धनी एकांकीकार रहे। आधुनिक साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भी रहे। इन्होंने कविता में भी हाथ आजमाया है। एकांकीकार, नाटक लेखक और आलोचक ये रहे हैं। चित्रलेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह का पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार जो है वो इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला है। राम कुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष तक शिक्षा का कार्य भी बेटा कर चुके थे। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर लगभग 150 से अधिक एकांकियों की इन्होंने बेटा क्या किया है, सृजना की है। तो ये एक बड़े एकांकीकार के रूप में देखे जाते हैं और माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, क्योंकि छायावाद के जो प्रारंभ में है हमारे छायावादी कवियों में जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी हैं, तो राम कुमार वर्मा ने छायावाद के प्रारंभ में कविताओं का सृजन किया और इसीलिए इनको रहस्यवाद का पंडित भी कहा जाता है, क्योंकि उसके संदर्भ में कहते भी है ना कि आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे, तो वो छायावाद है या वो रहस्यवाद है। ये राम कुमार वर्मा छायावाद को इस ढंग से परिभाषित भी करते हैं। इन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू पर अध्ययन भी किया, उस पर मनन भी किया, उसको समझा और वास्तविक वैज्ञानिक रूप से देखा। वर्मा जी की चित्रलेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। अब सबसे पहले बेटा हम आपको कौमुदी महोत्सव के विषय में बताएंगे। ये जो मैं आपको कौमुदी महोत्सव पढ़ाने जा रही हूँ, तो इससे पहले बेटा मैं आप लोगों को कौमुदी महोत्सव के विषय में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। इस बात को आपको ध्यान से देखना है कि राम कुमार वर्मा इस एकांकी में क्या वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव की घोषणा करते हैं। तो जो नाटक का एकांकी का नायक है वो कौमुदी महोत्सव की घोषणा कर रहा है। राजनर्तकी अलका को सम्राट के समक्ष नृत्य करने के लिए लाया जाता है। नंदवंश का महामंत्री राक्षस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचता है
वह अलका जो विषकन्या है उसे सम्राट के विनाश के लिए प्रशिक्षित कर देता है। इस षड्यंत्र के कुसुमपुर के समाहर्ता वसुगुप्त का भी हाथ है। सम्राट चंद्रगुप्त इस षड्यंत्र से अपरिचित हैं, लेकिन महामंत्री चाणक्य इसे जान लेते हैं। वे कौमुदी महोत्सव की राजज्ञा को रोक देते हैं। इस पर सम्राट चंद्रगुप्त रुष्ट हो जाते हैं तथा चाणक्य को महामंत्री पद से हटा देते हैं। चाणक्य सम्राट के सामने विषकन्या अलका के अधरों से स्पर्शित आंसुओं को वसुगुप्त को बलात् पिलवा देते हैं। वसुगुप्त का तत्काल प्राणांत हो जाता है। अलका षड्यंत्र को खोल देती है, उसे बंदी बना लिया जाता है। इस तरह चाणक्य सम्राट के प्राण बचाकर चलने लगते हैं तो सम्राट चाणक्य को रोकते हैं तथा उसको महामंत्री रूप में ही रहने का आग्रह करते हैं। वे ब्राह्मण चाणक्य का महत्व स्वीकार कर लेते हैं। कौमुदी महोत्सव रोक दिया जाता है। तो बेटा अब अगले व्याख्यान में मैं आप लोगों को जो है कौमुदी महोत्सव पढ़ाऊंगी। आज मैं आप लोगों को इतना ही